आइए औसत के कुछ और अच्छे सवालों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रोबेबली एवरेज का लास्ट वीडियो है। देखो, इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोडिंग पे लगा चुका हूँ, लेकिन मेरे से गलती ये हो गई ना कि वो वीडियो 4K में बन गया। ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है 4K बन गई। तो वो आधे घंटे का वीडियो समझ लो कि आधे घंटे 33 मिनट का वीडियो बन गया है 31 GB में। ठीक है, 31 GB। ठीक, पता नहीं कब लोड होगा, क्या लोड होगा। मुझे लगता है वो आज मैं रात को लगाया हूँ, लोड होते होते कल सुबह तक लोड होगा। उससे पहले ही शायद ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वीडियो। तो आओ इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। कहता है कि तीन व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन कितना है? 84 किलो, 84 किलो है। ठीक है, एक और व्यक्ति डी के आ जाने से औसत वजन 80 किलो हो जाता है। यानी पहले 84 था, एक और डी आया, उसके आने की वजन कितना, उसके आने की वजह से वजन कितना हो गया? औसत वजन 84 किलो हो गया। फिर सवाल में कहता है यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है ए के बदले आ जाता है, यानी ई ए को प्रस्थापित कर देता है और ई का वजन डी से 3 किलो अधिक है। ठीक है, तो बी सी डी ई की औसत वजन कितनी हो जाती है? 79 किलो हो जाती है। तो अब उसके ए के हटने के बाद कौन बचा होगा? बी बचा होगा, सी बचा होगा, डी और ई की औसत वजन कितना? 79 किलो हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात करें। सवाल समझ में आ गया? इसको कृपया आप नोट कर ले, मैं इसको मिटा देता हूं या चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। देखो, ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इसका चलो करते हैं। देखो, ए बी सी के तीनों के वजनों का योग कितना, कुल वजन कितना हो जाएगा? 84 किलो वजन है। ठीक है, तीन तो कितना हो जाएगा? 3 12 और 3 का 24 से 25, कितना? 252 किलो। उनके कुल वजनों का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 252 किलो। ठीक है, उसके बाद कहता है डी डी ना उसमें आ जाता है, उनके साथ एक डी नाम का व्यक्ति आ गया जिसके आने से औसत वजन कितना हो जाता है? 80 किलो। तो अब मैं कहता हूं जी ए बी सी प्लस डी के वजनों का योग कितना हो जाएगा? 80 किलो, 4 है, 320 किलो। 320 किलो। तो डी का वजन कितना होगा? इनका वजन तो आपको पता ही है कितना है, 252 किलो। 251, 52, हाँ 52 किलो। तो डी का वजन कितना हो जाएगा? आप 320 में से 252 आप माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 68 किलो। सवाल में अगला क्या कहता है कि एक ई नाम का व्यक्ति आता है जिसका की वजन ना डी से 3 किलो अधिक है, यानी ई का वजन कितना हो जाएगा? डी से 3 किलो अधिक, यानी 68 प्लस 3 कितना? 71 किलो। इसके आने के बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, साथ में एक और भैया आ गए ई, और ई किसको रिप्लेस कर दिए? ए को क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए, हटा दिए। ठीक है, तो मैंने माइनस ए कर दिया। और ऐसा करने पे टोटल लोग कितने बचे? 1 2 3 4, 4। इनका औसत वजन कितना आ गया? 79। ठीक है ना, तो यहां से ई तो हट जाएंगे, सी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ए को रिप्लेस करना है, ए माइनस कर दोगे। ठीक है ना, अब आप जानते हो कि ई का वजन कितना है? ई का वजन 78 है। देखो, यहां से ऐसे समझो इसको कि क्या होता है कि अब इसमें ई आ गया है कि इसमें ए को रिप्लेस कर दिए हैं। ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन चारों का वजन कितना है? इन चारों का वजन कितना है? चारों का औसत वजन है 79। और ई का देखो तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वजन कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 7 चौक 28, 1 31। ठीक है, 100 चौक 28, 3 31, कितना? 316 किलो। अब देखो इसमें ई का वजन कितना है? 68। ई का वजन कितना है? 68, सॉरी 71, 71। और डी का वजन कितना है? 68। तो बी सी का वजन कितना हो जाएगा? बी सी का वजन कितना हो जाएगा? आप कहोगे 8 9 13, 139।
ठीक है, बीसी का मतलब बीसी का वजन कितना हो जाएगा, कहोगे 316 माइनस 139। यहां से ये समझो कि ई का वजन कितना है 71, डी का वजन कितना है 61। ठीक है, तो बीसी का वजन कितना हो जाएगा, आप यही कहोगे ना सर 316 माइनस 68 माइनस 71, तो कितना हो जाएगा 316 माइनस 9 माइनस 13। ठीक, तो ये आप इसको माइनस कर दीजिए, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 171, यही बचेगा ना। 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। तो बी और सी का वजन कितना हो गया 177। अब आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का वजन कितना है 252। 252, तो ए का वजन कितना हो जाएगा, इसमें से आप बी माइनस कर दिए, कितना आप माइनस करेंगे 100, कितना माइनस करेंगे 177। तो 12 में से 7 जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, ये 0, तो 75 किलो। ठीक है, बस इसको ऐसे सवाल करेंगे। अब मैं पता है कैसे करता, अगर मैं इसको करता तो एक तो ये लंबा प्रोसेस हो गया, मैं इसको ऐसे करता। देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी का औसत वजन कितना है 84 किलो, और डी के आने से औसत वजन कितना हो गया 80 किलो। यानी पहले इसका वजन औसत वजन 84 किलो का मतलब क्या था कि ए का भी वजन 84 किलो, बी का भी वजन 84 किलो, सी का भी वजन 84 किलो। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ, एवरेज का मतलब ही तो यही हुआ ना भाई, इनका एवरेज वजन मतलब कि ए का भी एवरेज लगभग 84, बी का भी एवरेज 84, सी का भी एवरेज 84। डी के आने के बाद एवरेज 80 हो गया, मतलब कि ए का भी एवरेज 80, बी का भी एवरेज 80, सी का भी एवरेज वजन 80 और डी का भी वजन 80। डी के आने के बाद 80 होने का मतलब क्या है कि ए का भी वजन 80 हो गया, बी का भी 80 हो गया, सी का भी 80 हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, डी की वजह से हो रहा है। तो मतलब ये जो 84 में कितनी 4 की कमी आ गई, यानी 4 किलो इस पे, 4 किलो इस पे, 4 किलो इस पे। लेकिन असली में इनका 4-4 किलो वजन कम हो रहा है क्या, इनका नहीं कम हो रहा, हो किसका रहा है डी का। तो डी में से आप 12 माइनस कर देंगे, देखेंगे सीधे 68 किलो, डी का वजन यहाँ 68 किलो आ गया। ठीक, डी का वजन सीधे 68 किलो आ गया। अब देखो क्या कह रहा है 79, ई के आ जाने से 79 किलो वजन हो गया। लेकिन उससे पहले क्या था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज वजन 80 किलो था, 80 किलो था। ठीक है, तो 79 यानी 1-1 किलो की सब में कमी आ गई, पहले किसका, इसका भी 80, इसका भी 80, इसका भी 80, इसका भी 80। अब नया ई के आने की वजह से इसका 79, यानी इसमें 1 किलो कमी, इसमें 1 किलो की कमी, इसमें 1 किलो की कमी, इसमें 1 किलो की कमी। लेकिन क्या वाकई 1-1 किलो कमी आएगी, नहीं आएगी, वो आएगी किसमें, ई की वजह से। तो ई का वजन कितना हो जाएगा 79 माइनस 4, आप सीधे, तो वो किसका वजन हो जाएगा, वो किसके वजह से हो जाएगा, ए के रिप्लेस होने की वजह से, ए के रिप्लेस होने की वजह से। ठीक है, यानी ए अपने साथ कितना वजन लेके चला गया 4 किलो वजन, यानी ए का कितना वजन होगा 79 माइनस 4 करेंगे 75 किलो। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से ना ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, इसको मिटा देते हैं। और सवाल को देखते हैं। देखो इससे पहले मैं एक चीज समझाता हूं तुम लोग को, कि अगर मैं कहूं ना कि 2 4 6 इनका औसत निकालो, तो क्या करोगे, तुम सीधे करोगे 2 + 4 + 6 बाई 3। लेकिन जो दिमाग वाला लौंडा रहेगा, लड़का रहेगा, वो कहेगा सर इसका औसत आएगा 4। निकाल देख लो, 6 4 10 तो 12, 12/3 4। ठीक है, अगला मैं कहता हूं कि औसत निकालो किसका, 2 4 6 8। तुम क्या करोगे 2 + 4 + 6 + 8 कर दोगे, 2 + 4 + 6 + 8, इनका सम 12, 12 + 8 20। ठीक है, 12 + 8, सॉरी 8 नहीं,
8 प्लस एक और ले लो 10। ठीक है, हमेशा ये जो नंबर लिए हैं ये ऑड विषम नंबर होना चाहिए। कितना विषम, 1 2 3 4 5, या तो 3 हो या 5 हो या 7 हो। तो इसका आप निकालने को बोलोगे तो आप करोगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना 6 4, इसका 20 हो जाएगा, 20 प्लस 30। ठीक है, 30 प्लस 5 करोगे 6, 6 आ जाएगा। एक और आप कुछ और ले लेते हैं, और ले लेते हैं नंबर्स। ठीक है, मैं कहता हूं जी 12 14 16 18 20। ठीक है, इनका सम करो कितना आएगा 30, इनका सम करो कितना आएगा 30, 30 30 60, और 60 प्लस 20 कितना आ जाएगा 80, 80। ठीक है, कितना आ जाएगा 80, 80। 1 2 3 4 5, 5 से भाग दो कितना आ जाएगा 16। देखो यही बीच वाला, हमेशा बीच वाला आएगा। यानी जब कोई भी ऐसे नंबर दिए रहेंगे सम इवन नंबर्स, और लेकिन उनकी नंबरिंग ऑड रहेगी, जैसे 3 5 7, तो इनका जो एवरेज आएगा ना, इनका अरिथमेटिक मीन आएगा, जो इनका औसत आएगा ना, हमेशा बीच वाला नंबर आएगा। ये बात पकड़ के रखना, ठीक है, या कहीं नोट कर लेना। चलो ये तो भाई इवन नंबर्स में था, सम संख्याओं में। अब विषम संख्याओं में भी देख लिया जाए। विषम संख्याओं जैसे कि मैं कहता हूं जी 5 7 9, क्या कहता हूं जी 5 7 और 9। ठीक है, 5 और 7 प्लस 9, इनका देखो एवरेज निकालो तो तुम क्या करोगे 7 5 12 12 9 21, 21 बटा में 3 करोगे 7। देखो एवरेज क्या, बीच वाला नंबर 7 आ गया। कुछ और लेते हैं, कुछ और संख्याओं को इसमें आगे जोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये नंबरिंग ऑड ही होनी चाहिए, 1 2 3। तो आगे में अगर मैं 4 जो अगर कोई और एक नंबर जोड़ दूं, मैं कहता हूं अगला 11 ऑड नंबर जोड़ देता हूं, क्या 11 जोड़ देता हूं, तब 7 नहीं आएगी, ये ऑड होना चाहिए। तो यानी 11, एक और आगे ले लेता हूं 13। अब देखो, अब इनका तुम देखो 7 5 12 12 9 21, 21 10 30, 1 5 7 12 12 9 21, 21 10 31, 1 32, 32 10 42 3 45, 45। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 9। ठीक, समझ में आई बात? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी संख्या विषम हो या सम हो, उनके जो नंबरिंग्स हैं ऑड हो, और क्या वो लगातार विषम या लगातार सम हो। ठीक है, यानी देखो ये लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है, और उसी प्रकार जो पहले मैंने लिया था वो लगातार सम संख्याएं थी, लेकिन उनका नंबर ऑड होना चाहिए। कितना, या तो 5 हो, लगातार 5 हो, लगातार 7 हो, लगातार 9 हो। तो इस केस में एवरेज ना कुछ नहीं करना है, सीधे मिडिल वाला नंबर लिख देना है, सीधे जो बीच वाला नंबर होगा उनके बीचों बीच वो लिख देना है। इसी पर आधारित एक सवाल मैं करता हूं, इसी पर आधारित एक हम सवाल करते हैं, आओ देखते हैं सवाल क्या है। सवाल कहता है कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, क्या कहता है ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ जी, जी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्रमागत है, क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव। कौन से नंबर है, इवन, इवन नंबर है, और कैसे है क्रमागत, यानी कॉन्जेक्यूटिव। क्या है, कॉन्जेक्यूटिव। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है, हम लेते हैं क्या जे के एल, जे के एल एम एन। इनके नंबरिंग काउंट करो 1 2 3 4 5। ये क्या है, ऑड है, और ये भी कैसे है, क्रमागत है, कॉन्जेक्यूटिव। ये भी कैसे हैं भाई साहब, क्रमागत है, कॉन्जेक्यूटिव। तो सवाल में कहता है ना, सवाल में कहता है कि इनका एवरेज बताओ। तो तुम क्या करोगे, ऐसा करोगे कि a प्लस डी प्लस सी प्लस ई प्लस ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, फिर इसमें और ऐड कर दोगे जे प्लस के प्लस एल प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 12 कर दोगे। ठीक है, एक जानवर मारेगा 4 जूता। करेंगे क्या इसको, इसको ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे इसको। मैंने अभी क्या बताया कि जब भी क्रमागत हो और उनकी संख्या ऑड हो,
उनकी संख्या ऑड हो, ऑड है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका अरिथमेटिक मीन सीधे डी हो जाएगा। ठीक है, इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, सीधे डी हो जाएगा। उसी प्रकार से जब भी क्रमागत हो और संख्या ऑड हो, 1 2 3 4 5 ऑड है, इसका अरिथमेटिक मीन सीधे एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इसका अरिथमेटिक मीन डी, इसका अरिथमेटिक मीन एल, और एल और डी का ही अरिथमेटिक मीन इस पूरे सीरीज का अरिथमेटिक मीन होगा। समझ में आया? एल और डी का ही अरिथमेटिक मीन इस पूरे सीरीज का अरिथमेटिक मीन होगा। तो इसका आंसर बनेगा डी प्लस एल बाई टू, डी प्लस एल बाई टू। एक क्वेश्चन इसमें उसका भी है, आई थिंक एवरेज में ही उसका है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का है। तो मैंने अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया नहीं है, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब जब पढ़ेंगे, आई थिंक हार्मोनिक सीरीज है नहीं, तो एपीजीपी जब पढ़ेंगे तो वो वहां उस सवाल को देखेंगे। ठीक है, यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ले नहीं पाओगे तुम लोग। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? इसको मिटा दूं? चलो, अब एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और क्या है 3 की पावर 90, इनका इनका औसत निकालो। इनका क्या निकालो? औसत, औसत निकालो। इनका तुम औसत निकालो। तो तुम क्या करोगे? इनको सबको जोड़ दोगे, सबका स्क्वायर। 3 की पावर 30 का स्क्वायर, 3 की पावर 30 कितना होता है वो भाई किसी को नहीं पता। ठीक है, आई थिंक रामानुजम या हार्डी जो उनके दोस्त होंगे उनको पता होगा, हम लोगों को तो नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, कहने का मतलब ये हो कि सबसे पहले औसत वाला तुम फॉर्मूला लगाओगे। 3 की पावर 30 में जोड़ दोगे क्या 3 की पावर 60 में जोड़ दोगे क्या 3 की पावर 90। इनको भाग दे दोगे किससे? 3 से। इनको भाग दे दोगे 3 से, क्या हो जाएगा 3 की पावर 30 बटा में 3 प्लस 3 की पावर 60 बटा में 3 प्लस 3 की पावर 90 बटा में 3। यही तो होगा। अब तुम जानते हो, अब तुम जानते हो कि जब भी जैसे a की पावर m होता है और a की पावर n, दोनों जो बेस है दोनों सेम है और दोनों बटे में है, तो हम इसको लिखते हैं क्या a की पावर m माइनस n। तो सेम चीज हम यहां कर देंगे। 3, यहां 3 की पावर कितनी है? 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो तुम करोगे 3 की पावर 30 माइनस 1 प्लस 3 की पावर 60 माइनस 1 प्लस 3 की पावर 90 माइनस 1, यानी 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। यही तुम्हारा औसत आ गया। समझ में आ गया बात? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। क्या कहता है कि किसी, यार सबसे बुरा लगता है मुझको सवालों को लिखना। ठीक है, क्या कहता है कि किसी छात्रावास, कहा हॉस्टल, छात्रावास, किसी छात्रावास में कितने 35 स्टूडेंट थे, 35 स्टूडेंट थे। ठीक है, फिर कहता है यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है। ठीक है, क्या कहता है? यदि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी 7 बढ़ जाती है, 7 बढ़ जाती है। यदि स्टूडेंट की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन का खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है। तो क्या अर्थ होता है? तो भोजन पर प्रतिदिन का खर्च 42 रुपीज क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है,
बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च, जो प्रतिदिन का औसत खर्च होता है ना, 1 रुपया कम हो जाता है। जबकि जबकि क्या कहता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च, जबकि, अरे यार प्रत्येक नहीं लिख पा रहा हूं मैं, जबकि प्रत्येक, ठीक है, स्टूडेंट का जो औसत खर्चा है, औसत खर्चा क्या, औसत खर्चा 1 रुपया कम हो जाता है। तो सवाल कहता है ना कि प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्च निकालो। तो कहता है प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्च निकालो। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि किसी छात्रावास में 35 स्टूडेंट थे, यानी किसी हॉस्टल में 35 स्टूडेंट थे, और उसमें क्या होता है ना कि यदि स्टूडेंट की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है। यानी 7 स्टूडेंट अगर आते हैं ना तो भोजन पर कितना, प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है। लेकिन इसी के साथ जो प्रतिदिन औसत खर्च होता है छात्रों का, उसमें 1 रुपए की कमी आ जाती है। क्या हो जाता है, 1 रुपए की कमी आ जाती है। तो कहता है कितना, 1 रुपए की कमी आ जाती है। तो कहता है प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्च निकालो। ठीक है, सवाल क्या कहता है, किसी छात्रावास में 35 स्टूडेंट हैं, यदि स्टूडेंट की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन का खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट का औसत खर्चा 1 रुपए कम हो जाता है। तो प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्चा निकालो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको दोनों लॉन्ग मेथड और एलिगेशन वाले मेथड दोनों से करूंगा। ठीक है, देखो, मानो कि प्रतिदिन जो औसत खर्चा होता है एक छात्र पे, प्रतिदिन जो औसत खर्चा होता है एक छात्र पे X रुपया, ठीक, X रुपया, और 35 छात्र हैं तो कितना रुपया खर्चा होगा, 35x। प्रतिदिन जो औसत रुपया खर्चा होता है एक छात्र पे कितना, X रुपया, और छात्र कितने हैं, 35, तो कितना खर्चा हुआ, 35x। 7 छात्र नए आ जाते हैं, इसकी वजह से एक दिन का 42 रुपए अधिक खर्चा हो जाता है। कितना, पहले एक दिन में 35x, अब कितना, 42 रुपए अधिक खर्चा हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले 35 से प्लस 7 छात्र और आ गए। लेकिन क्या होता है, जो छात्रों का औसत है ना खर्चा, जो पहले X रुपए होता था उसमें 1 रुपए की कमी आ जाती है। सवाल को समझ गए, X रुपए औसत खर्चा होता था, 35 छात्रों पे कितना, 35x। 7 स्टूडेंट नए आ गए, 42 रुपए खर्चा होने लग गया। क्यों, ये 7 नए की वजह से। लेकिन जो एवरेज कॉस्ट पहले X रुपए था, एवरेज खर्चा जो X रुपए था ना, X रुपए था, उसमें 1 रुपए कमी आ गई। तो यहां तुम सीधे सीधे सॉल्व करो, 35x प्लस 42 इज इक्वल टू 42x माइनस 42। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप जब इधर ले जाएंगे इसको, सॉरी ये 42 42, जब इधर ले जाएंगे आप इसको तो ये हो जाएगा आपका 84, और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x। तो x बराबर 12 रुपया। तो प्रतिदिन प्रारंभिक में कितना खर्चा होता था, प्रारंभिक में 35 स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट पे 12 रुपए खर्चा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 12, 300, 420 रुपया खर्चा होगा। ठीक है, इसको एलिगेशन के मेथड से करूं, देखो एलिगेशन वाले मेथड से करता हूं। ठीक है, ऐसे समझो कि 35 विद्यार्थी तो थे, कितने थे, 35 विद्यार्थी। ठीक है, और उनका एवरेज खर्चा कितना होता था एक दिन का, 7 रुपए, और 7 विद्यार्थी, उनका एवरेज खर्चा 42 रुपए होता था। नहीं बच्चे, यहां 42 नहीं लिखोगे, 7 की वजह से 42 होता था, 7 की वजह से 42 होता था, यानी हर एक पे कितना खर्चा होता था एवरेज, 42 बाई 7, 6 रुपया। यानी जो नए 7 स्टूडेंट आए उनका एक दिन का खर्चा कितना हो गया, 6 रुपए पड़ता होगा। ठीक है, जब दो सबको साथ मिला दिया गया ना, तो ये देखा गया कि प्रतिदिन का जो एवरेज X रुपए खर्चा होता था, अब X -1 होता है खर्चा।
एलिगेशन रूल खटाक से इधर लगाओ। क्या करोगे, x माइनस 1 माइनस 6, इधर क्या करोगे x माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब एलिगेशन रूल सीधे लगा दो कि x माइनस 7 अपॉन में ये x कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना 35 बटा में कितना, इधर कितना लगा 35 बटा में 7। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाओ, 7x माइनस 49 इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 84, x बराबर 12। तो एक यूनिट कितना 12 रुपए खर्चा हुआ, तो प्रारंभिक खर्चा इधर इंटू 12 करोगे ना तो कितना आ जाएगा, वही 420 आ जाएगा। अब चाहे जैसे करो, तुमको मैं दोनों मेथड बता के, हर सवाल में दोनों मेथड बताता हूं मैं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं कि 3 मित्र एबीसी का औसत जेब खर्च 80 रुपया है। सवाल क्या कहता है कि 3 मित्र हैं उनका एबीसी, 3 मित्र एबीसी हैं जिनका औसत जेब खर्च कितना है। औसत एबीसी का जो है ना, मैं कहता हूं कि औसत जेब खर्च कितना दिया है, औसत जेब खर्च कितना है 80 रुपया है। ठीक है, फिर कहता है कि जो ए है ना, जितना ए खर्चा करता है बी उससे दुगना खर्चा करता है। मान लो अगर जितना ए खर्चा करता है बी उससे दुगना खर्चा करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ए अगर 1 रुपया खर्चा करता है तो बी कितना खर्चा कर देता है 2 रुपए, और सी ए से 3 गुना खर्चा, यानी ए 1 रुपया तो सी कितना रुपया खर्चा करता है 3 रुपए। उसके बाद और सवाल में क्या दिया हुआ है, उनका जो बचा हुआ धन है, बचा हुआ जेब खर्च दिया हुआ है, बचा हुआ जेब खर्च जो खर्चा नहीं हुआ, जेब खर्च का औसत 60 रुपए दिया हुआ है। तो सवाल में पूछता है कि ए कितना खर्चा किया। ठीक है, सवाल में क्या पूछता है कि ए कितना खर्चा किया। समझ में आ गया क्या कहता है कि ए बी सी का औसत जेब खर्च तुमको 80 रुपया दिया हुआ है, और कहता है जो औसत जेब खर्च 80 रुपया है और जो पैसा खर्च नहीं हुआ उनका औसत कितना है 60 रुपया। फिर कहता है कि ए बी से दुगना खर्चा करता है। ठीक है, ए बी से, ये कंडीशन को मैं लिख देता हूं, क्या कहता है कि ए बी से क्या कहता है कि बी ए से 2 गुना अधिक खर्चा करता है, और सी ए से 3 गुना अधिक। ठीक है, 3 गुना अधिक खर्चा करता है। तो सवाल में कहता है कि ए कितना खर्चा किया होगा। तो देखो, ए बी सी का औसत जेब खर्च 80 रुपया है, यानी ए बी सी के पास कुल कितना पैसा होगा, ए बी सी के पास कुल कितना पैसा होगा। तुम कहोगे सर 80 इंटू 3 यानी कितना 240, 80 इंटू 3 यानी कितना 240। वहीं पे उनका बचा हुआ, यानी जो पैसा उनसे खर्च नहीं हुआ कितना 60 रुपया है, यानी ए बी सी के पास जो खर्चा नहीं हुआ पैसा कितना है, तो 3 इंटू 60 कर दोगे 180। टोटल पैसा 240 है, खर्चा जो नहीं हुआ बचा हुआ पैसा 180 है, तो खर्च कितना हुआ, तो तुम कहोगे सर 240 माइनस 180, 60 रुपए खर्च हुआ। अब कंडीशन देखो, 60 रुपए में ना क्या कहता है कि बी ए से 2 गुना ज्यादा खर्चा करता है, यानी अगर बी 1 रुपए खर्चा करता है तो ए 1 रुपए खर्चा है, तो बी कितना 2 रुपए खर्चा करता होगा, जाहिर सी बात है बी 2 रुपए खर्चा करता होगा। और वही क्या कहता है कि सी 3 गुना, यानी ए अगर 1 रुपया खर्चा करता है तो सी 3 रुपया खर्चा करता होगा। तो बताइए ए कितना खर्चा करता है। तो देखो, ए अगर 10 रुपए खर्चा करेगा ना तो बी कितना 20 रुपए खर्चा करेगा, तो सी 30 रुपए खर्चा करेगा। अगर तीनों को जोड़ लोगे 10 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60 रुपए ही आएगा।
या तो वैसे कर सकते हो, या मान लो कि ए 1 यूनिट खर्चा करता है, बी 2 यूनिट खर्चा करता है, तो 3 3 यूनिट खर्चे करता है, बराबर कितना 60। तो आप देखोगे कि 5 यूनिट बराबर 60 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना 12। हाँ 6 यूनिट, सॉरी, 6 यूनिट बराबर 60 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना 10 रुपया। तो ए ने 10 रुपया खर्चा किया, बी ने 20 रुपया, सी ने 30 रुपया। समझ में आ गया सवाल। तो इसी के साथ हमने कर लिया एवरेज खत्म। अब कल लेक्चर आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मिक्सचर एलिगेशन के 4 वीडियो रहेंगे, उसमें चारों टाइप के सवाल रहेंगे। एलिगेशन रूल रहेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, दो मिक्सचर को मिलाया जाता है वो रहेगा, और भी कुछ सवाल जो पूछे गए हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह में वो सब सवाल रहेंगे। बस यही, एवरेज इसी के साथ खत्म। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलो बाय।